तो लगातार सुशांत सिंह राजपूत मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। ड्रग्स कनेक्शन में कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। आज रिया के 2 राजदार से पूछताछ होनी है। एनसीबी आज सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और टैलेंट मैनेजर जया साहा से पूछताछ करेगी। दोनों का नाम रिया की व्हाट्सएप चैट में आया था, जिसे लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस मैनेजर ने आजतक के खुफिया कैमरे में कई बड़े खुलासे किए हैं। मैनेजर ने सारा अली खान के पार्टी में आने की बात कबूली है। आज रिया और शौविक भी जमानत के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो बेल के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दे सकती हैं रिया चक्रवर्ती। लगातार एनसीबी भी कई नए नामों के साथ सामने आ रही है। अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे दोनों भाई बहन रिया और शौविक। ड्रग्स मामले में सुशांत की पूर्व मैनेजर को भी समन भेज दिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये सभी तार व्हाट्सएप चैट के जरिए जुड़े हैं और ये सभी नाम उसी के जरिए अब एनसीबी सामने ला रही है, इनसे पूछताछ कर रही है, समन भेजे जा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से अब श्रुति मोदी जया साहा से पूछताछ का वक्त आ गया है। फार्म हाउस मैनेजर के खुलासे में मालूम चला है कि वहां पर सारा अली खान भी पहुंचती थी और अब हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती दाखिल करेंगे। ड्रग्स लेने के सवाल उठे तो रिया खुद को पाक साफ बताती रही। नशेबाजी की महफिल सजाने के आरोप लगे तो भी वो आरोपों से इनकार करती रही। लेकिन उसी ड्रग्स मामले में रिया गिरफ्तार है और अब उसकी अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। जांच एजेंसियों ने चक्रव्यूह की रचना की है, जिसमें वो घिरती जा रही है। ड्रग्स मामले में रिया कई राज छिपा रही है, लेकिन अब वो शायद ऐसा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उसकी 2 अहम साझीदार बोलेंगी। ड्रग्स नेटवर्क की वो दोनों राजदार एनसीबी को बताएंगी कि ये ड्रग्स कनेक्शन कितना बड़ा है और रिया की क्या भूमिका है। जी हां, एनसीबी समन कर चुकी है इस हाई प्रोफाइल केस से जुड़े 2 ऐसे किरदारों को जो काफी कुछ जानती हैं। उनके नाम हैं जया शाह और श्रुति मोदी। जया शाह सुशांत, रिया और शौविक की करीबी हैं। करीब 20 दिन पहले इसी जया शाह और रिया के बीच हुए व्हाट्सएप चैट का डिटेल सामने आया था। और ये है श्रुति मोदी, सुशांत की पूर्व मैनेजर और रिया के ड्रग्स कनेक्शन की एक अहम कड़ी। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी से पहले जब रिया से पूछताछ की थी तो उसने जया शाह और श्रुति मोदी दोनों का नाम लिया था। ऐसे में ये बेहद अहम है कि जांच एजेंसी दोनों से पूछताछ करे। जहां तक रहा ड्रग्स का सवाल, परिवार की तरफ से जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें हमने ओवरडोज की बात की है। ओवरडोज जब उस समय हमने सोचा था, जो हमारे मन में था, वो एक ओवरडोज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग था कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग उनको जो दिया जा रहा है किसी डॉक्टर के कहने पे, तो उसका ओवरडोज देने से कहीं ना कहीं उनके मानसिक स्थिति पे असर पड़ सकता है। लेकिन यहां पर तो जो नई बात आ रही है, ये तो लग रहा है जैसे कि कोई बैंड ड्रग उनको दिया जा रहा था, और वो भी बिना उनकी मंशा के, बिना उनके जानकारी के। रिया चक्रवर्ती और जया साहा के बीच पिछले साल 25 जून को व्हाट्सएप चैट के जरिए बातचीत हुई थी। उस चैट में दोनों ने क्या बात की थी, ये भी सुन लीजिए। वाटरस्टोन पर सीबीडी ऑयल भेज रही हूँ। वाटरस्टोन पर भेजे जाने वाली ड्रग को श्रुति मोदी संभाल लेगी। हाँ, उसे काफी शांत कर दिया है। जया साहा ने श्रुति मोदी का जिक्र किया। रिया से सुशांत को लेकर बात की। अब 25 नवंबर 2019 का दूसरा चैट देखिए। इसमें भी रिया और जया साहा ने एक दूसरे से बात की थी। जया साहा ने रिया को सलाह दिया था कि ड्रग से कैसे नशा होगा। जया साहा ने रिया को टेक्स्ट किया था, कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। इन्हीं मैसेज के आधार पर जया और श्रुति मोदी से पहले ईडी ने सवाल जवाब किए, फिर सीबीआई ने, और अब एनसीबी की टीम भी रिया की असलियत जानना चाहती है। एनसीबी फुल एक्शन में है। ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, लगातार पूछताछ और गिरफ्तारी हो रही है। ऐसे में जया साहा और श्रुति मोदी से सवाल जवाब में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
हमारे साथ मौसमी सिंह जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, पहले भी श्रुति मोदी, जया साहा का नाम सामने आ चुका है, व्हाट्सएप चैट्स जो उन्होंने रिया के साथ की थी, लेकिन मामला इस बात पर फंसता है, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील कह रहे हैं कि बैन ड्रग्स उन्हें दिए जा रहे थे। कहां तक इस बारे में स्थिति स्पष्ट हुई है कि ये बैन ड्रग्स थे या फिर सुशांत सिंह राजपूत जो कंज्यूम करते थे वो उनकी जानकारी में था और रिया को भी इस बारे में मालूम था? बिल्कुल, अगर आप देखिए तो ये मसला जो बैन ड्रग्स की बात हो रही है, आप देखिए कहीं ना कहीं ये सिर्फ क्यूरेटेड मैरिजुआना पे आके नहीं अटकता है। पूरा मसला कहीं एलएसडी से लेके एक्सटीसी से लेके कोकीन तक जैसे ड्रग्स में खरीद फरोख्त हो रही थी, इसका खुलासा तमाम इलेक्ट्रॉनिक जो सबूत है, चाहे वो व्हाट्सएप चैट्स हो या कॉल डिटेल से एनसीबी ने खंगाल के निकाले हैं। और यही वजह है कि आप देखिए ये जो दो अहम कड़ी है, जया और श्रुति, जिस तरह से लगातार ये दलीलें दी जा रही थी रिया की तरफ से कि वो खुद कंज्यूम नहीं करती थी और उन्होंने बस क्यूरेटेड मैरिजुआना मंगवाया था और वो मात्रा भी बहुत कम थी। अब ये जाहिर हो रहा है और ये इस ओर इशारा कर रहा है कि क्वांटिटी, मात्रा जो है बार बार मंगाई गई, एक बार नहीं मंगाई गई और लगातार ये एक लंबी प्रक्रिया थी, लंबे समय से ये सिलसिला खरीद फरोख्त का चल रहा था। तो ये जो जाल है, जिस तरह से लगातार, चाहे वो जया हो या श्रुति हो, आपने देखा कि किस तरह से शौविक के स्कूल के फ्रेंड को इससे पहले बुलवाया गया था, उनको कोर्ट में उनकी पेशी हुई है और तमाम जो लोग सुशांत के घर पर काम करते थे, ये सब ऐसे किरदार है जो एक बड़े ड्रग रैकेट की ओर कहीं ना कहीं इशारा करते हैं। ठीक है, और ये लौटेंगे मैं आपके पास। मौसमी, पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आप इस पूरे मामले को लगातार ट्रैक कर चुके हैं। श्रुति मोदी, जया साहा, समन उन्हें भेजा जा चुका है, कब तक एनसीबी उन्हें बुलाएगी पूछताछ के लिए? क्योंकि ड्रग्स से इनका पूरा कनेक्शन सामने आ रहा है। कैसे ये दोनों ड्रग्स लाती थी या फिर सुशांत के लिए मंगवाए जाते थे इनकी तरफ से, ये तमाम चीजें स्पष्ट करने की अब एनसीबी की कवायद रहेगी। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है अब, जबकि जया साहा का जो कि टैलेंट मैनेजर थी और श्रुति मोदी जो कि मैनेजर थी, उनको बुलाया जा रहा है एक ऐसे समय में जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है अब इस पूरे केस में उन्हें बहुत ज्यादा डीप इनसाइट्स मिल चुकी हैं, क्योंकि रिया, शौविक, सैमुअल मिरेंडा, दीपेश सावंत, इन तमाम लोगों से पूछताछ करने के बाद कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। अब जो पिक्चर है काफी हद तक साफ हो चुकी है। अब ऐसे समय में उनको बुलाया जा रहा है तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन से नए नए खुलासे होते हैं। जो ईडी ने जानकारी ली थी और व्हाट्सएप चैट्स, चाहे वो नवंबर 2019 के हों जिसमें जया साहा और रिया चक्रवर्ती ने बातचीत करी थी और रिया ने मान भी लिया था, हाँ उसी ने बातचीत करी है जया साहा के साथ, या फिर जनवरी 2020 का जो व्हाट्सएप चैट कॉन्वर्सेशन है श्रुति मोदी और रिया चक्रवर्ती के बीच का, ये सारे जो व्हाट्सएप चैट के डिटेल्स हैं ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास हैं। इन दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रग्स की बात हो रही थी। श्रुति मोदी ने तो यहां तक कहा है कि उसको भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया गया था। शुरू में वो नहीं समझी क्योंकि जो ड्रग्स के नाम थे उनको कोड नेम्स दिया हुआ था और सुशांत ने उससे कहा था कि ये तो टोबैको का नाम है। बाद में जब उसको पता चला तो उसने अपनी नाखुशी जाहिर करी और सुशांत ने कहा कि उसको आगे इस ग्रुप में नहीं रखा जाएगा और उसको इन्वॉल्व भी नहीं किया जाएगा। यानी सीधी सी बात है, श्रुति को काफी ज्यादा मालूमात है कि सुशांत के घर में आखिर क्या होता था, कैसी पार्टीज होती थी, कौन कौन ये ड्रग्स को लाता था और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। ऐसे में आज जबकि जया साहा को, श्रुति मोदी को यहां पर समन कर दिया गया है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब अपना शिकंजा कसता जा रहा है। एनसीबी हेडक्वार्टर्स के सामने में मौजूद हूं, दर्शकों को दिखा देना चाहता हूं। क्योंकि तमाम डिटेल्स जो आप बता रहे हैं जाहिर तौर पर इशारा करती हैं इन दोनों श्रुति मोदी और जया साहा की तरफ, जिनको अब एनसीबी का समन जा चुका है, उनसे पूछताछ की जानी बाकी है। बहरहाल सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत की जांच पड़ताल शुरू हुई तो ड्रग्स के बॉलीवुड कनेक्शन के राज खुलते गए। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के नशे के जाल को एनसीबी ने तोड़ा तो वो पावना डैम और उसके पास वाले आइलैंड तक बात पहुंच गई, जहां कई बड़े चेहरों के नाम अब सामने आ सकते हैं।
सुशांत का ये फार्म हाउस रोज नए और बड़े खुलासे कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत को पार्टियों का शौक था, तो बॉलीवुड की नामी हस्तियां सुशांत सिंह राजपूत के इस शौक में शिरकत करती थी। आइलैंड से लेकर सुशांत के फार्म हाउस तक में ये रंगीन पार्टियां हुआ करती थी। सुशांत के फार्म हाउस के पास वाले आइलैंड का नाम है आपत्ति गवंडे आइलैंड। उस आइलैंड तक जाने वाली बोट को चलाने वाले एक बोटमैन जगदीश गोपीनाथ दास ने एनसीबी को दिए बयान में कई चौंकाने वाली बॉलीवुड हस्तियों का नाम लिया है। यहाँ पर सुशांत अक्सर पार्टी करने और घूमने फिरने के लिए आते थे। यहाँ पर ड्रग्स पार्टी भी होती थी। इस पार्टी में सारा अली खान भी शामिल हुई थी। सारा 3-4 बार बोट पर बैठकर द्वीप तक गई थी। उनके अलावा श्रद्धा कपूर भी वहाँ एक बार गई थी। रिया चक्रवर्ती तो सुशांत के साथ कई बार गई, लेकिन ये तीनों अभिनेत्रियां कभी एक साथ नहीं आईं। उस आइलैंड पर सुशांत और ये अभिनेत्रियां घंटों अपना समय बिताते थे। इनके अलावा सुशांत के स्टाफ सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शोविक चक्रवर्ती, जैद विलात्रा भी ड्रग्स पार्टी में शामिल होते थे। इसी आइलैंड पर मौजूद एक बोटमैन का स्टेटमेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दर्ज किया है, जिसकी कॉपी आज तक के पास मौजूद है। बोटमैन ने बताया है कि सुशांत कैसे रिया चक्रवर्ती के साथ इस आइलैंड पर घंटों बिताते थे। इसके अलावा सारा अली खान भी 4-5 बार आई। तमाम लोग आते थे और इसी आइलैंड पर जमकर पार्टी होती थी, मैरुआना चलता था, जमकर नशा किया जाता था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चीन की, जिसकी चालबाजी और एलएसी पर तनातनी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में फिर बयान देंगे। इससे पहले मंगलवार को रक्षा मंत्री ने लोकसभा में बयान दिया था और चीन को यह चेताया था कि हिंदुस्तान को एलएसी पर किसी तरह का कोई बदलाव मंजूर नहीं है। उधर सर्दियों में भी पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन से निपटने के लिए खास तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सर्दियों के लिए विशेष राशन, कपड़े, टेंट फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचा दिए गए हैं। चीन के खिलाफ हमारी तैयारी कैसी है, ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये भारतीय सेना के रियल एक्शन हैं, कोई चीन के लाइट कैमरा एक्शन नहीं। लद्दाख में एलएसी की फॉरवर्ड पोस्ट्स पर भारतीय सेना चीन को सर्दी में गर्मी का एहसास करवाने के लिए तैयार हो रही हैं और आज तक भारतीय सेना की इन तैयारियों को दिखाने के लिए एलएसी पर तैनात है। और आप देख सकते हैं कैसे इस C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में सामान अभी अभी उतारा जा रहा है। कुछ देर पहले इसी एयरक्राफ्ट में कुछ सेना के जवान और ऑफिसर्स भी थे जो एक फॉरवर्ड लोकेशन से अभी यहाँ लाए गए हैं और ये बहुत ही अहम हैं ऑपरेशंस। हर रोज बहुत सारी ऐसी सॉर्टीज होती हैं जिसमें सामान ले जाया जाता है फॉरवर्ड एरियाज में। भारतीय वायुसेना के C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लगातार उड़ान भर रहे हैं और एलएसी की फॉरवर्ड पोस्ट्स पर सामान की सप्लाई कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड के दौरान इस्तेमाल में लाए जाने वाले डिवाइस -50 डिग्री सेल्सियस तापमान और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा का मुकाबला करने के लिए थर्मल इंसुलेशन वाले कपड़े तो हैं ही, साथ ही युद्ध की स्थिति में सैनिकों को खाने पीने की कोई कमी ना हो, इसके भी इंतजाम किए गए हैं। हम लद्दाख में फॉरवर्ड लोकेशन में हैं जहां पर अभी अभी ये सामान एयर ड्रॉप किया गया है। सबसे अहम ये देखिए आर्कटिक टेंट्स, ये स्पेशल टेंट्स हैं जो सैनिकों के लिए पहुंचाए जा रहे हैं फॉरवर्ड लोकेशंस में, क्योंकि देखिए सर्दी आ रही है और इस सर्दी में बहुत ज़रूरी है कि भारतीय सैनिकों के पास वो सारी ज़रूरत की चीज़ें हों जो उनको सस्टेन करने में हेल्प करे। केरोसिन हीटर्स फिर से बहुत ही अहम, जिस तरह का सर्दी का माहौल बन रहा है, स्पेशल क्लोथिंग दी जाती है ट्रूप्स को जो डिप्लॉयड हैं फॉरवर्ड एरियाज में। जहां जहां तनाव चल रहा है वो इलाके 15,000 फीट के ऊपर हैं। लद्दाख में भारतीय सेना की यह तैनाती चेतावनी है उस चीन को जिसे लगता है कि सर्दियां आएंगी तो भारतीय सैनिक उससे युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन चीन इतना बड़ा नासमझ है कि उसे पता ही नहीं कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भारतीय सेना पूरे साल तैनात रहती है और अब लद्दाख में भी तैनाती के लिए तैयार है। भारतीय सेना के ट्रूप्स यहाँ पे तैयार हैं फॉरवर्ड लोकेशंस में,
डिप्लॉयमेंट के लिए इनकी तैनाती की जाएगी उन इलाकों में ईस्टर्न लद्दाख में जहां पर काफी दिनों से, बल्कि 4 महीनों से भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच में तनाव रहा है। सर्दियों में युद्ध के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। लद्दाख की फॉरवर्ड पोस्ट्स पर लगातार सैनिकों को भेजा जा रहा है, चाहे हथियार हों या गोला बारूद, किसी चीज की कोई कमी न पड़े, इसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। एलएसी पर चीन अगर नहीं माना तो इन सर्दियों में चीनी सेना के मंसूबों का तेल निकलना पक्का है। हम इस वक्त एक फ्यूल डिपो में हैं और हम देख सकते हैं कैसे ये टैंकर्स यहाँ पे एक लाइन में खड़े हुए हैं और पाइप्स के जरिए इनमें से फ्यूल तेल निकाला जा रहा है। और जहाँ पर हम खड़े हैं इस वक्त, ये एक बहुत बड़ा फ्यूल टैंकर है, करीब 4 लाख लीटर का फ्यूल की कैपेसिटी है। इस टैंकर से, जो कि अंडरग्राउंड है, उसके बाद बैरल्स में फ्यूल डाला जाता है और यही ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉरवर्ड एरियाज में। तो अगर चीन को अब भी लगता है कि वो एलएसी पर सर्दियों में भारत से युद्ध लड़ सकता है तो उसका स्वागत है। चीनी सेना के हर मंसूबे को बर्फ में दफन करने के लिए पूरी तरह हैं तैयार हम। एलएसी से अभिषेक भल्ला, लद्दाख आज तक। सर्दियों में पूर्वी लद्दाख में तापमान -50 तक चला जाता है। ऐसे में एलएसी पर डटे जवानों के लिए जरूरी चीजें जो चाहिए होती हैं वो अब मुहैया कराई जा रही हैं। फॉरवर्ड पोस्ट पर बेहद सर्द हवाओं से बचाने वाले टेंट इसमें शामिल हैं। सर्दियों में खास तरह का राशन, हीटर, भीषण सर्दी से बचाने वाले कपड़े, सब कुछ एलएसी पर डटे जवानों तक पहुंचा दिया गया है। आज तक की टीम ने सेना की तैयारियों को अपने कैमरे में कैद किया। हमारे पीछे है चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि तैयार हो रहा है उड़ान भरने के लिए। पिछले कुछ दिनों में भारतीय वायुसेना की गतिविधियां लद्दाख में बढ़ गई है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या फिर वायुसेना के लड़ाकू विमान जो सारा दिन एयर कॉम्बैट पेट्रोल्स करते रहते हैं। इससे साफ पता चलता है कि किस तरह भारतीय सेना, चाहे वो वायुसेना हो चाहे वो थल सेना हो, इसमें एक तालमेल है ये इंश्योर करने के लिए कि फॉरवर्ड एरियाज में जितने भी सैनिक तैनात हैं उनके पास लगातार जरूरी सामान जाता रहे ताकि कि वो पूरी तरह से सक्षम हो चीन का सामना करने के लिए। कैमरा पर्सन सत्या के साथ लद्दाख से अभिषेक भल्ला, आज तक। स्लीपिंग बैग्स, बूट, सर्दियों के लिए जितना भी जरूरी सामान है वो हेलीकॉप्टर के जरिए फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ आज तक की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जो सामान अभी ले एयरबेस पे लाया गया था, इसको जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनसे अनलोड किया गया है और आप देख सकते हैं स्लीपिंग बैग्स, बूट्स, सारी वो आइटम्स जो बहुत ज़रूरी हैं, खास करके सर्दियों के लिए ट्रूप्स जो फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉयड हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कैसे ये ह्यूमन चेन बना के जो है ये सारा सामान अब चिनूक हेलीकॉप्टर में लोड किया जा रहा है। इससे जो है समय कम लगेगा। यही हेलीकॉप्टर अब फॉरवर्ड लोकेशन में जाएगा जहां पे सामान को ट्रूप्स के लिए भेजा जा रहा है। ये है चिनूक हेलीकॉप्टर। बड़े बड़े कार्टन्स हैं, इसमें सारे एसेंशियल आइटम्स हैं, चाहे वो विंटर क्लोथिंग हो या फिर इक्विपमेंट हो जो ज़रूरी है सैनिकों के लिए। इसके अलावा राशन भी जो भेजा जा रहा है वो भी इसी हेलीकॉप्टर में भेजा जाएगा फॉरवर्ड लोकेशंस पर सारे ट्रूप्स के लिए जो वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। कैमरा पर्सन सत्या के साथ लद्दाख से अभिषेक भल्ला, आज तक। तो सर्दियों में लद्दाख में तापमान तेजी से नीचे गिरता है। भारतीय सेना को चीन और ठंड दोनों से मुकाबला करना है। हमारी तैयारी कैसी है फॉरवर्ड पोस्ट पर, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। ठंड का मुकाबला करने के लिए ये जो गियर है, क्लोथिंग है, स्पेशल क्लोथिंग हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज के लिए, ये बहुत ज़रूरी है और हर सोल्जर को इस तरह की क्लोथिंग दी गई है। इतनी ठंड होती है कि लेयर्स में कपड़े पहनने पड़ते हैं। ये पहला लेयर है जो एक सोल्जर पहनता है जब
टेम्परेचर -30 -40 डिग्री तक गिर सकता है। ये सेकंड लेयर है जैकेट और नीचे ट्राउजर, और थर्ड लेयर जो है वो ये यहाँ नजर आ रही है। इसके अलावा वुलन कैप्स बहुत जरूरी हैं सर को ढकने के लिए, क्योंकि सर से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ती है। और बहुत ही अहम जो है इस तरह के ये स्पेशल बूट्स हैं। अंदर भी इनमें काफ़ी थिक आप देख सकते हैं वुलन लाइनिंग एक है जो एक सोल्जर के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह का जूता बर्फ़ में चलने के लिए। वुलन सॉक्स भी बहुत ज़्यादा अहम हैं इस इलाके के लिए। और आगे हम आपको दिखाते हैं कि जो ये माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट है ये भी बहुत अहम है। हर सोल्जर जो यहाँ पे तैनात है वो माउंटेनियरिंग में स्पेशलाइज करना चाहिए उसको, क्योंकि अब जो है लड़ाई इस वक्त ऐसा लग रहा है माउंटेन हाइट्स ऑक्यूपाई करने की है। इसीलिए ये सारा माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट भी बहुत अहम बन जाता है भारतीय सैनिकों के लिए। जो हमने क्लोथिंग आपको दिखाई डिस्प्ले पर थी, यही क्लोथिंग इस तरह से पहनी जाती है। हम देख सकते हैं कैमोफ्लेज के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो सफ़ेद हो या हरे के डिफरेंट शेड्स हों। हर इंडियन आर्मी का सोल्जर जो है उन हाइट्स पर 15-16 हज़ार से ज़्यादा की हाइट्स पर कुछ इस तरह से ही नज़र आते हैं। और बहुत ज़्यादा अहम है भारतीय सेना के लिए अपने हर एक जवान को इस तरह की क्लोथिंग देना, इस तरह का इक्विपमेंट देना। माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट भी आप देख सकते हैं ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। अभिषेक भल्ला हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लेह लद्दाख से जुड़ गए हैं। अभिषेक, हमेशा से ही चीन को ये गलतफहमी रही है कि अगर वो विंटर्स में अटैक करेगा तो उसके पास अपर हैंड होगा, लेकिन जिस तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट आपने दिखाई, तैयारियां दिखाई, उससे जल्द ये गलतफहमी चीन की दूर हो सकती है। और साथ ही सख्त संदेश राजनाथ सिंह की ओर से कल। जी नेहा, बिल्कुल। देखिए, जो पूरी वॉर मशीनरी है पूरी तरह से ये इंश्योर करने में जुट गई है कि किस तरह से जो हमारे सैनिक फॉरवर्ड लोकेशंस में तैनात हैं उनके ज़रूरत की सारी चीज़ें जो हैं फॉरवर्ड लोकेशंस पर पहुंच जाएं। सर्दी आने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि सारी स्टॉकिंग हो जाए, क्योंकि जैसे ही सर्दी बढ़ेगी इन जगहों पे सड़क के से जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और रोड कनेक्टिविटी कट जाती है। बल्कि पहले तो रोड कनेक्टिविटी कम से कम 5-6 महीने कटी रहती थी इन फॉरवर्ड एरियाज़ में, लेकिन भारतीय सेना ने, बीआरओ ने कुछ ऐसे अहम प्रोजेक्ट्स किए हैं जिससे कि ये 5 महीने का 6 महीने का समय अब 120 दिन तक आ गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पूरी तरह से सक्षम है भारतीय सेना सर्दियों में भी अपने ऑपरेशंस इन इलाकों में करने के लिए। बल्कि हमको ये भी जानकारी मिली है कि इस वक्त भारतीय सेना के पास कम से कम 1 साल तक का स्टॉक्स है उन सब चीज़ों के लिए जो एक सैनिक को चाहिए इन फॉरवर्ड लोकेशंस में 15-16 हज़ार फीट की हाइट्स पर, जब तापमान -40 -50 डिग्रीज भी चला जाता है। लौटूंगी मैं आपके पास अभिषेक, क्योंकि चीन की चालबाजी और एलएसी पर तनातनी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में बयान देंगे। इससे पहले मंगलवार को रक्षा मंत्री ने लोकसभा में चीन को कैसे चेताया था, ये सुनिए। बीते समय में भी चीन के साथ हमारे बॉर्डर एरियाज में लंबे स्टैंड ऑफ्स की स्थिति यह कई बार बनी है, जिसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान भी किया गया था। हालांकि इस वर्ष की स्थिति, चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन पॉइंट्स की संख्या हो, वह पहले से बहुत अलग है। फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के बहादुर जवानों के बीच जाने के बाद हमारे कमांडर तथा जवानों में यह संदेश गया है कि देश के 130 करोड़ आदिवासी जवानों के साथ खड़े हैं। उनके लिए बर्फीली ऊंचाइयों के अनुरूप विशेष प्रकार के गर्म कपड़े, उनके रहने का स्पेशलाइज टेंट तथा उनके सभी अस्त्र शस्त्र एवं गोला बारूद की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जवानों का यह संकल्प सराहनीय है कि दुर्गम ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन की कमी है तथा तापमान 0 से नीचे है, उनके उत्साह में
कोई कमी नहीं आती है और वे सियाचिन, कारगिल और आदि ऊंचाइयों पर अपना कर्तव्य इतने वर्षों से लगातार निभाते आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। कल लोकसभा में उन्होंने बयान दिया था, आज राज्यसभा में वो किस तरह की तैयारी है सेनाओं की, उस पर बोल रहे हैं। राज्यसभा गैलरी, Swapan Dasgupta from the Rajya Sabha Gallery number 3. So I wish to draw your attention to some unfortunate happenings which have been taken place at Vishwa Bharati, a university which has been founded by Rabindranath Tagore and of which the Prime Minister is the Chancellor. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में बॉलीवुड की बदनामी पर जया बच्चन के विरोध का सामना ने समर्थन किया है। दरअसल सामना में लिखा गया है कि जया बच्चन को जो पीड़ा हुई सदन में, उन्होंने मजबूती से अपना पक्ष सामने रखा। सामना में यह भी लिखा गया कि जया बच्चन अपने सच और बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। उनका विरोध काफी मायने रखता है। गटर शब्द से आपत्ति थी जया बच्चन को। उन्होंने कहा कि जिस थाली में एक्टर्स खाते हैं उसी में छेद करते हैं, यहीं से सब कुछ कमाया है, नाम पैसा, और इसी को अब बदनाम किया जा रहा है इंडस्ट्री के तौर पर। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ड्रग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। सिनेमा जगत गंगा की तरह निर्मल है, ऐसा दावा किया गया है सामना में और जया बच्चन का समर्थन जताया गया है। सिने जगत गटर है, ऐसा नहीं है। ये तमाम बातें सामना में लिखी गई हैं। अब जया बच्चन के समर्थन में आपको बता दें कि जया बच्चन ने इस पीड़ा को संसद में कल व्यक्त किया था। उन्होंने ऐसे एक्टर्स को निशाने पर लिया था जो लगातार बॉलीवुड को एक गंदा नाला बता रहे थे। नेपोटिज्म, ड्रग्स, फिल्म माफिया, कंगना एक के बाद एक मुद्दे पर बॉलीवुड पर निशाना साध रही हैं। बॉलीवुड के चंद दिग्गजों के खिलाफ कंगना ने आरोपों की जो पिक्चर रिलीज की, उसने बॉलीवुड को दो धड़े में बांट दिया है। एक के बाद एक कंगना लगातार ट्वीट पर बॉलीवुड की बखियां उधेड़ रही हैं। ये ट्वीट उसकी बानगी है। क्या निर्माण किया आइटम नंबर्स का, अधिकतर वाहियात फिल्मों का, ड्रग्स कल्चर का, देशद्रोह और टेररिज्म का। बॉलीवुड पर दुनिया हंसती है, देश का हर जगह माहौल बनाया जाता है। पैसे और नाम तो दाऊद ने भी कमाया है, मगर इज्जत चाहिए तो उसे कमाने की कोशिश करो, काली करतूतें छुपाने की नहीं। इंडस्ट्री सिर्फ करण जौहर, उसके पापा ने नहीं बनाई, बाबा साहेब फाल्के से लेकर हर कलाकार और मजदूर ने बनाई है। सुशांत की मौत के बाद से ही कंगना ने बॉलीवुड दिग्गजों के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ा हुआ है। कंगना बॉलीवुड को बॉलीवुड और मूवी माफिया कहती हैं। कंगना की यही तेवर फिल्मी दुनिया के लोगों को रास नहीं आ रहे। बहुत ज्यादा अनफेयर है, हर तरीके के लोग हैं। मुझे पता नहीं क्यों इन सबके पीछे एक बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट लगता है। जैसे ही आप कहते हैं कि यहाँ ड्रग्स का पूरा व्यापार है, तो जो हिंदुस्तान में बैठा हुआ आपका टीवी देख रहा है वो मुझे देखता है तो उसको लगता है कि कोई ड्रग का जो है गोदाम आ रहा है। जब इस तरह से बात हो रही है, तब मुझे लगता है कि इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है कि इस तरह के राग अलापे जा रहे हैं। बॉलीवुड में एग्जेम्पलरी मोटिवेटर्स हैं जो बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करते हैं। करेक्ट टाइम पे एक्सरसाइज, खाना, सही पढ़ाई करना, स्टेज पे जाके ठीक से बात करना, सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये बॉलीवुड के ग्रे एरियाज सामने आए हैं, जो सप्लायर्स है एनसीबी उस पर देख रही है, टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड होंगे। जो सीरियल ऑफेंडर्स है उनको भी जिस तरीके से उनका कानूनी तौर पे जो होना चाहिए वो होगा। बॉलीवुड का एक धरा जहां कंगना के समर्थन में है, तो वहीं कंगना के खिलाफ भी विरोध बढ़ता जा रहा है। फिल्म एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने कंगना पर सवाल खड़े किए। वहीं कई निर्माता निर्देशक कंगना के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। एवढे प्रचंड इश्यू असलेली आणि एवढी लोकांकरता काम करणारी अशी भारताची थोर कन्या माझ्या मते दर शहरात आणि दर प्रदेशात जन्माला यावी। पण पहिलं मला वाटतं त्यांनी आपल्या घरापासून काम सुरू करायला पाहिजे। मुंबईमध्ये येऊन इकडच्या लोकांना, आणि प्रथम म्हणजे कोणी आधी धमकी दिली नव्हती। जर 10 वेळा तुम्हाला मी सांगितलं मला इथे असं वाटतं तसं वाटतं, तर कोणी तेच म्हणणार की मग नको येऊ। कंगना रनावत कौन है वो? सच है, असत्य है?
क्या है वो कोई प्रतीक थोड़ी ना सच्चाई और असच्चाई का। कंगना रनावत एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही है, लेकिन उसको आप किसी सच्चाई की देवी भी नहीं मान सकते, आप बुराई की भी देवी नहीं मान सकते। जो बातें वो अच्छी कर रही है वो अच्छी है, जो बातें खराब कर रही है वो खराब। हम लोग क्या करते हैं कि कोई आदमी को डायरेक्ट उसको प्रतीक बना देते हैं कि सच्चाई का प्रतीक हो गया ये, अब ये जो कहेगा वो ठीक है, ऐसा नहीं है। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। अब जब जया बच्चन ने खुद कंगना के खिलाफ मोर्चा खोला तो उन्हें समर्थन देने के लिए तापसी भी मैदान में आ गई। हम लोग हमेशा नई पहल, वजहों और जागरूकता अभियानों के लिए खड़े रहे हैं। अब ये पे बैक का टाइम है। एक बार फिर इंडस्ट्री की महिला ने अपनी आवाज बुलंद की। बॉलीवुड के विरोध के बावजूद कंगना के तेवर नरम होते नहीं दिख रहे हैं, जिसे देखकर यही लग रहा है कि ये जंग अभी लंबी चलने वाली है। आज तक ब्यूरो।